ऑथर एंड ऑथरशिप। वैसे साधारण शब्दों में कहें तो ऑथर एंड ऑथरशिप बड़े कॉमन टर्म्स हैं, लेकिन M.H. एब्राम्स अपनी किताब अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में इनका जिक्र करते हैं और इनके बारे में हमें काफी कुछ बताते हैं। आइए जानते हैं अब्राम साहब इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑथर एंड ऑथरशिप के बारे में हमें क्या बताते हैं। An author is a person who uses their imagination and experience to create a literary work। अब आपको लगता होगा ये देयर गलत यूज हुआ है, एन ऑथर था पहले, है ना। गलत यूज नहीं हुआ है। ये जब हम एब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा होता है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। एन ऑथर इज ए पर्सन। ऑथर कौन होता है? एक व्यक्ति होता है। कौन व्यक्ति? हु यूजेस देयर इमेजिनेशन एंड एक्सपीरियंस, जो अपने अनुभव के आधार पर या अपनी कल्पना के आधार पर क्रिएट ए लिटरेरी वर्क, एक लिटरेचर का वर्क अपनी कल्पना के माध्यम से या अपने अनुभव के आधार पर लिखते हैं, उसे हम ऑथर कहते हैं। बड़ी साधारण बात है, कुछ खास नहीं है। चलिए आगे। द वर्क बिलोंग्स टू द ऑथर मेंटली, क्योंकि जो वर्क लिखा है वो ऑथर के माइंड से निकला है और क्रिएटिवली उसकी क्रिएटिविटी है। इवन इफ समवन एल्स प्रिंट्स, चाहे प्रिंट करने वाला आदमी अलग हो और उनकी लिखी हुई किताब को बेचने वाला सेल्स द बुक अलग हो, फिर भी वो वर्क क्या कहलाएगा? आप बुक सेलर के पास जाके कहो मुझे शेक्सपियर का हैमलेट दे दो, तो वो यूं थोड़ा ही कहेगा कि भाई शेक्सपियर ने तो भेज दिया और हम हमारी दुकान पे ले आए, अब वो शेक्सपियर का नहीं है, वो अब हमारा हैमलेट है, तो हमारा हैमलेट आपको मिलेगा 500 रुपए में। ऐसे थोड़ा ही कहेगा वो, क्या हाँ शेक्सपियर का हैमलेट, क्योंकि ऑथर शेक्सपियर ही तो है। इफ द वर्क इज ग्रेट और ओरिजिनल, अगर वो वर्क इतना महान है, लोगों को पसंद आता है जो किसी ऑथर ने लिखा है, तो ऑथर क्या बन जाता है? द ऑथर बिकम्स रेस्पेक्टेड एंड फेमस। तो अपने आप ऑथर फेमस हो जाएगा, रेस्पेक्टेड हो जाएगा। इसी तरह तो शेक्सपियर और कालिदास, वाल्मीकि, सब लोग ये फेमस हुए। तो कोई खास बात नहीं है, ये बात सिंपल बात थी जो आपको समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1960 के दशक की बात करें, सिंस द 1960s, इससे पहले तक इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। 1960 के दशक में some critics have questioned this idea. In the 1960s, some critics have की जरूरत नहीं है यहां भाई, some critics questioned this idea। कुछ critics ने इस आइडिया को क्वेश्चन किया कि भाई ऑथर कैसे है, कोई भी किताब है उसको लिखने वाला उसका मालिक कैसे है। थोड़ा ध्यान देना, जरा थोड़ा सा फोकस करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कौन है ये क्रिटिक? क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई साहब, एन ऑथर इज नॉट द ट्रू क्रिएटर ऑफ अ टेक्स्ट। शेक्सपियर ने प्ले हैमलेट लिखा तो उस हैमलेट को क्रिएट करने वाला शेक्सपियर नहीं था, तो फिर कौन था? किसने लिखा? फिर लिखा शेक्सपियर ने, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ शेक्सपियर कहे कि मेरा ही हक है, वो हक हैमलेट पर शेक्सपियर का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेक्सपियर ने किसी राज दरबार में किसी राजा को, किसी प्रिंस को सफर करते हुए देखा होगा। कोई क्लाउडियस होगा जिसने अपने भाई किंग हैमलेट को मारा होगा और वहां से उसने आइडिया लिया। तो शेक्सपियर कैसे कह सकता है ये आइडिया मेरा है? उसने तो वहां देखा था। मान लीजिए आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध देखा हो, मान लीजिए आपने अमेरिका ईरान का युद्ध देखा हो, वो युद्ध देख करके युद्ध के ऊपर आप एक किताब लिख दें, तो आप ये कैसे कह सकते हैं ये किताब मेरी है? ये किताब तो उस युद्ध पर आधारित है, वो युद्ध आपने देखा और उस पर लिख दिया, इसमें मेरी क्या है? ये वाली बात है ना। मैं गुस्से में नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इंस्टेड ऑथर इज ओनली अ स्पेस। देखो भाई, ऑथर तो एक वो जगह है जो क्या करती है, जहां पर कल्चरल आइडियाज वो दुनिया में देखता है, लैंग्वेज के पैटर्न लोगों से सुनता है, सोशल फोर्सेस, सामाजिक चीजों को नोट करता है। ये सब चीजें मिलकर के एक टेक्स्ट बनाती हैं
ऑथर के माइंड में ये सब चीजें दुनिया को देखकर आती हैं। तो जितना ऑथर जिम्मेदार है उतनी वो दुनिया जिसको उसने देखा वो दुनिया भी जिम्मेदार है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस मामले में द ऑथर इज मोर लाइक ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। ऑथर क्या है? समाज का बनाया हुआ है, क्योंकि उसने जो कुछ लिखा है वो समाज में उसने देखा है। अपने आप थोड़े, अगर घर से ना निकलता लिख देता, भला कैसे लिखता? नहीं लिख सकता था। रादर देन इंडिपेंडेंट क्रिएटर। तो मेरे दोस्त, अब एक सवाल पैदा हो गया है, क्या ऑथर खुद ऑथर है या समाज का प्रोडक्ट है? डेफिनेटली आपका दिमाग जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले था उससे अब डिफरेंट हो गया है। जी हां, अकेला ऑथर जिम्मेदार नहीं है। देखिए, फिर कुछ लोग आए और उन्होंने इसमें और घी डाला। 1967 में रोलाम बार्ट्स, ये इनके नाम को यूं प्रोनाउंस करते हैं, रोलाम बार्ट्स। रोलाम बार्ट्स ने एक ऐसे लिखा और उस ऐसे का नाम था द डेथ ऑफ द ऑथर। द डेथ ऑफ द ऑथर, लेखक की मृत्यु। लेखक की मृत्यु का मतलब नहीं है कि लेखक का सांस निकल गया और उसको दफनाने चले गए या जलाने चले गए। इसका मतलब यह है कि लेखक की इंपॉर्टेंस जो है वो अब खत्म हो गई है। अब उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं रही जो हुआ करती थी। असर्ट्स, यहां पर रोलाम बार्थ इस बात पर जोर देते हैं कि ऑथर इज डेड, कि ऑथर अब खत्म है। क्यों खत्म है? कि ऑथर की इंपॉर्टेंस खत्म है। इट मींस रीडर शुड नॉट लिमिट द मीनिंग टू अ टेक्स्ट। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जरूर समझ में आनी चाहिए, फोकस कीजिए, बता रहा हूं। देखिए, कोई भी जो वर्क ऑथर लिखता है उसके दिमाग में जो बात होती है, जो वो अपने रीडर को बताना चाहता है, कई बार उसका मीनिंग उससे ज्यादा निकल जाता है। ऑथर को पता नहीं होता है कि मैंने जो बात कही है उसका मीनिंग जो है वो मीनिंग देना चाहता है, वो मीनिंग तो रहता ही रहता है, उसके अलावा भी मीनिंग कई और निकल आते हैं, अपने आप निकल आते हैं। और ऑथर बड़ा हैरान हो सकता है उसको देख करके, अच्छा ये मीनिंग मेरी किताब का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। गिरीश कर्नाड एक इंडियन प्ले राइट है और उन्होंने एक प्ले लिखा तुगलक। वो तुगलक प्ले को पढ़ने के बाद एक रिसर्च स्कॉलर ने कहा कि साहब, ये आपका प्ले जो है ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खोए हुए सपनों के बारे में है। अब कर्नाड साहब पूछने लगे, अरे भाई ऐसा कैसे यार, मैंने तो ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा, तो बताइए 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 कैसे कैसे। तो कहने लगा, भाई साहब जिस तरह से तुगलक था और तुगलक के मन में बड़े सपने थे और जनता ने उसको फेल कर दिया, ठीक इसी तरह के नेहरू के मन में बड़े सपने थे जिसको जनता समझ नहीं पाई और वो सपने बाद में फेल हो गए। इसलिए आपका प्ले सिर्फ तुगलक के बारे में नहीं है, बल्कि आपका प्ले आजकल की नेतागिरी, आजकल की राजनीति के बारे में भी है, पब्लिक और राजा के रिलेशन के बारे में भी है, जो मीनिंग गिरीश कर्नाड ने कभी नहीं सोचा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई बार जो ऑथर लिखता है उससे ज्यादा मीनिंग निकल जाता है, और अगर ऑथर अपना मीनिंग खुद बता दे फिर वो एक ही मीनिंग बनता है, नहीं तो जनता अपने आप मीनिंग निकालेगी। ऐसे बहुत सारे वर्क्स हैं, वेटिंग फॉर गोडो का मीनिंग लोग निकाल नहीं पाए थे, फिर कैदियों को दिखाया, उन्होंने मीनिंग निकाला और वहां से चला और बाद में उसको नोबेल प्राइज मिला। सो आप ऑथर जो है, ऑथर उसको एक मीनिंग देता है, रीडर उसको कई मीनिंग देता है। एनदर ऐसे, एक और ऐसे इसी हिसाब का, नाम था ऑथर का माइकेल फूको। माइकेल फूको, माइकेल फूको। 2 साल बाद 1969, पहले वाला था 1967। 1969 में माइकेल फूको ने एक और ऐसे लिखा इसी बाबत, और वो ऐसे था, व्हाट इज एन ऑथर? क्या होता है ऑथर? वो भाई साहब पहले ही कहते ऑथर तो मर चुका है, मर चुका है, लोग जानते नहीं, अब पूछते हैं ऑथर क्या होता है। और इस ऐसे में उन्होंने डिस्कस किया हाउ द आइडिया ऑफ द ऑथर फर्स्ट अपीयर्ड। उन्होंने बताया कि ऑथर का आइडिया सबसे पहले कैसे शुरू हुआ, हाउ द ऑथर बिकेम इंपॉर्टेंट फिगर इन कल्चर, और ऑथर कल्चर में इंपॉर्टेंट व्यक्ति कैसे बन गया। बहुत सारी चीजें हैं। सेवरल हिस्टोरिकल चेंजेस शेप द आइडिया ऑफ एन ऑथर। ऑथर के आइडियाज समय के साथ साथ बहुत बदले हैं। शिफ्ट फ्रॉम ओरल टू रिटन कल्चर। देखिए, पहले सिर्फ ओरल कल्चर होता था, गाय पशु चराने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले गवैये गीत गाते थे और उनके गीत सुन करके दूसरे लोग गीत गाने लगते थे। जैसे आपने कल्पना कीजिए कि जैसे शादियों में जो गीत गाए जाते हैं,
मैं हरियाणा से हूँ और हमारे यहाँ जो कल्चर है वो कल्चर दूसरे राज्यों में नहीं है। तो हमारे यहाँ शादियों में जो गीत गाए जाते हैं वो दूसरी कल्चर्स में नहीं गाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो शादियों में गीत गाए जाते हैं वो किसी किताब में लिखे हुए नहीं हैं। तो फिर वो गीत कहाँ से आए? शायद वही गीत मेरे फादर की शादी में गाए गए जो मेरी शादी में गाए गए, वही गीत जो मेरे फादर की शादी में गाए गए मेरे दादा परदादा की शादी में भी वही गीत गाए गए थे। तो फिर वो गीत किताब में लिखे हुए नहीं है तो याद कैसे हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जब बहुएं गाती हैं तो लड़कियां सुनती हैं, जब सास गाती है तो बहू सुनती है, और वो आगे से आगे चलते रहते हैं। ये ओरल लिटरेचर हुआ करता था जो बाद में धीरे धीरे रिटन कल्चर में बदल गया। आपको मैं बतला दूं कि इंग्लैंड के बहुत सारे ऐसे बैलेड्स अब रिटन फॉर्म में आ गए हैं जो पहले अपनी शादियों के गीत की तरह। हमारे इंडिया में ऐसा रिसर्च है नहीं, कल्चर है नहीं, लोग लिखते नहीं हैं। ये एक बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है आपके लिए अगर आप इस पर रिसर्च करें। शिफ्ट फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट टू प्रिंट। देखिए पहले लोग लिखते ही नहीं थे, फिर बाद में दो लोग धीरे धीरे पेपिरस लिखने लगे, पत्तों पर लिखने लगे, और फिर आई प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस आई 15-16 सेंचुरीज में, प्रिंटिंग प्रेस से लिखा जाने लगा। और डिफिकल्टी ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रू ऑथर्स। देखिए बहुत पुरानी, जो आप ओल्ड इंग्लिश की मैं अभी बात कर रहा था, तो बहुत पुराने जो लिटरेचर हैं वो लिखे हुए नहीं है। बहुत सारों को तो ये भी पता नहीं है कि उनको लिखा किसने, ऑथर ने अपना नाम लिखा ही नहीं, क्योंकि ऑथर का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। आप कमाल देखिए कि एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार और बहुत सुंदर किताब लिख दी और ऑथर ने अपना नाम नहीं लिखा। वो किताब मिल गई, पता नहीं है किसने लिखी है। ऐसा होता था। और धीरे धीरे बाद में लोग पूछने लगे ये किताब किसने लिखी है, बोले साहब पता नहीं है। धीरे धीरे जब प्रिंटिंग आई तो ये जरूरी माना जाने लगा कि ऑथर अपना नाम लिखे। उसके बाद मिडिल क्लास का राइज हुआ 17th और 18th सेंचुरी में, और फिर ऑथर का नाम लिखा जाने लगा। कॉपीराइट टू प्रोटेक्ट वर्क्स एज देयर ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई भी ऑथर होता था वो कहता है किताब बिकने से पैसा बनता है और इस किताब के ऊपर मेरा कॉपीराइट है, और ये किताब मेरी परमिशन के बिना और नहीं छापी जा सकती, ये मेरे दिमाग की उपज है, ये मेरे इंटेलेक्ट की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, इसका फायदा मुझे मिलना चाहिए। तो ऑथर का नाम किताब के साथ जोड़ा जाने लगा। धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ने के बाद कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आई कि समाज में कुछ लोग ऐसे होने लगे जो अपनी किताबों में रिवोल्यूशनरी विचार लिखने लगे, और उनके कारण दंगे फसाद होने लगे। सरकार ने भी ये जरूरी कर दिया कोई भी किताब बिना ऑथर के नाम के छापी नहीं जा सकती। ताकि आपको याद होगा मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें अंग्रेजों ने जला दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये आजादी के संघर्ष में लोगों को प्रेरणा दे रहा है। बाद में मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम ओरिजिनली मुंशी प्रेमचंद नहीं था, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण बाद में ऑथर्स लिखे जाने लगे। सरकार ने भी इंपॉर्टेंट समझा इसको कि ऑथर का पता होना चाहिए, लिखा किसने है। एक रोमन पोइट थे होरेस, आज से करीबन 2000 साल पहले, उन्होंने एक किताब लिखी आर्ट्स पोइटिका, और इस किताब में उन्होंने साफ साफ कहा, डिस्क्राइब्ड पोइट्स एज टैलेंटेड इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड डिजाइन ऑफ देयर वर्क्स। कि पोइट जो होता है बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति होता है और वही रेस्पॉन्सिबल होता है अपने वर्क के लिए, तो इसलिए ऑथर का नाम लिखना जरूरी है। आइडियाज अबाउट ऑथरशिप चेंज्ड ओवर टाइम। देखिए मैंने बताया आपको पूरे ओरल से लेकर के मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर के आइडेंटिफाइंग द ऑथर, और फिर मिडिल क्लास, और फिर कॉपीराइट, सारी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। और इस तरह से ऑथरशिप चेंज हुआ है वक्त के साथ साथ। द बिलीफ, ये विश्वास, दैट अ लिटरेरी वर्क कम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल क्रिएटर हैज एग्जिस्टेड। देखिए ये गलत नहीं है कि वो, समाज को तो सब ने देखा था, सब ने क्यों नहीं लिखा, सब लोग शेक्सपियर क्यों नहीं हुए? किसी ने अपने ब्रेन में उसको रीऑर्गेनाइज किया है, रिक्रिएट किया है, रिक्रिएट किया है, दोबारा उसको बनाया है। तो ये इंडिविजुअल क्रिएटर का कॉन्सेप्ट हमेशा से एग्जिस्टिंग रहा है। धन्यवाद।